जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आप साथियों एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि सिलेक्शन कैसे लिया जाता है और तैयारी साथियों कैसे की जाती है। तो सामान्य ज्ञान से शुरू करेंगे, रीजनिंग साथियों, मैथ, सब कुछ देखेंगे जो जो आपके एग्जाम में साथियों पूछा जाता है। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। आपने अगर क्लास में एंट्री कर दी है तो अपने माता पिता के सपने के लिए साथियों अपना एक सिलेक्शन निश्चित तौर पर पक्का करेंगे। और इस बार कोई कठिन नहीं है साथियों सिलेक्शन लेना, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में वैकेंसी साथियों जो आपका फरवरी 2024 में पेपर हुआ था उसमें भी बहुत सारे लोग साथियों सिलेक्ट हो जाएंगे। तो अब आपके पास सबसे अच्छा मौका, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको एक काम करना है साथियों, तैयारी तैयारी और सिर्फ तैयारी। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। रेगुलरली साथियों क्लास आपको मिल जाएगी एसएससी जीडी 2025 एग्जाम को क्रैक करने के लिए। चलिए, पहला सवाल है कि भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारी साथियों कौन बने हैं? तो सतीश कुमार इनका नाम है। अभी हाल फिलहाल में ही ये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारी बने हैं। अगला सवाल देखिए, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु इसमें से कौन सा है, बताइए। तो अगर आपका जवाब साथियों हाथी है तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही आपका जवाब है। भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी इनमें से कौन सी है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है तो कोलकाता आपको बताना है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो मैं कहूंगा अहमदाबाद की अगर बात करें ना तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि बेंगलुरु शहर को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो बेंगलुरु को अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है, सिलिकॉन वैली कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है। इस प्रकार आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो मैं कहूंगा आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बेंगलुरु शहर को अंतरिक्ष का शहर भी कहते हैं, सिलिकॉन वैली भी कहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक नगर भी कहते हैं। तो ये सारी जानकारी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का सवाल है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है, मुझे बताइए। तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस तो साथियों आपको मालूम होना चाहिए 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस? साथियों 21 जून को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए, एयर इंडिया का मुख्यालय कहां पर है साथियों? तो एयर इंडिया का मुख्यालय मुंबई में नहीं है, कहां पर है? नई दिल्ली में। कहां पर है साथियों? एयर इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में है। उसके बाद देखिए, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय साथियों हुबली में। कहां पर है? हुबली में है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि कब राजा राममोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी? तो साथियों राजा राममोहन राय ने ही कलकत्ता में ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी, लेकिन कब की थी? तो 1828 में की थी, आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का सवाल है साथियों, बिल्कुल शून्य से मैंने आपको उठाया है और मैं आपको शिखर तक पहुंचा दूंगा, यानी कि इतना आपको पढ़ा दूंगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए, अंतिम लिस्ट में आपका रोल नंबर आपको देखने को मिल जाए। बस साथियों इतना मैं चाहता हूं, और जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस फर्स्ट चुनी है उसमें आपका नाम आ जाए। उसके बाद देखिए, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मैं कहूंगा साथियों एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा की गई थी। एओ ह्यूम भी कहीं पर लिखा होता है। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। देखिए साथियों, आपके लिए जो आपका एग्जाम है ना एसएससी जीडी 2025, एसएससी जीडी 2025, इससे पहले आपका जो एग्जाम हुआ था साथियों वो फरवरी में हुआ था, फरवरी 2024 में एग्जाम हुआ था। अब देखिए यहां पर साथियों जितने भी पेपर्स पूछे गए, जो भी साथियों शिफ्ट हुई, उन सभी शिफ्ट्स का सॉल्यूशन आपके लिए साथियों तैयार किया गया है, सॉल्यूशन आपके लिए तैयार कर दिया गया है। तो इसमें तकरीबन 25 दिन का समय लगा है, बहुत पूरी टीम साथियों लगी हुई थी। तो मैं कहूंगा यहां पर हर एक मैथ का, हर एक रीजनिंग का कॉन्सेप्ट है, हर एक हिंदी का, जीके जीएस का, हर टाइप का क्वेश्चन है। तो मेरा मानना है कि अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं साथियों तो इन सभी शिफ्ट्स का सॉल्यूशन भी आपको लगाना चाहिए। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा यहां पर और उसी के नीचे उसका सॉल्यूशन, जैसे मैथ का क्वेश्चन है जस्ट उसके नीचे उसका सॉल्यूशन, ऐसे रीजनिंग का क्वेश्चन है जस्ट उसके नीचे इसका सॉल्यूशन है, ऐसे हिंदी और जीएस है। ऐसा नहीं कि आंसर शीट अंत में होगी, ऐसा नहीं है साथियों। तो आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से ये पूरी पीडीएफ तैयार की गई है। पीडीएफ आपको सिर्फ 45 रुपए में दी जा रही है। कैसे इस पीडीएफ को ले सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है एसएससी जीडी 2025 पीडीएफ करके, उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो आपको साथियों वो पीडीएफ भेज दी जाएगी। ठीक है ना? चलिए, तो ये काम साथियों जरूर आप कर लीजिएगा। चलिए, 11वें नंबर का आप सवाल है, कह रहे कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो साथियों मोहन सिंह के द्वारा किया गया
गया था। किसके द्वारा किया गया था? मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। उसके बाद देखिए दिल्ली में स्थित जो इंडिया गेट है इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो मैं कहूंगा एडविन लुटियंस की जब हम बात करते हैं तो एडविन लुटियंस ने ही इंडिया गेट का साथियों डिजाइन तैयार किया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। उसके बाद देखिए बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल की अगर बात करें, वल्लभ भाई पटेल को ही बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। सन 1793 में भारतीय सिविल सेवा किसने शुरू की थी? तो किसने शुरू की थी आपको मालूम होना चाहिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही 1793 में भारतीय सिविल सेवा शुरू की थी। अगला सवाल है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसका है, मुझे बताइए। यानी कि ये नारा किसने दिया था? तो मैं कहूंगा ये नारा तो जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। क्या नारा था? संपूर्ण क्रांति नारा था। उसके बाद देखिए भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान किया था। ये किसका कथन है मुझे बताइए। तो ये महात्मा गांधी जी का कथन है। किसका कथन है साथियों? महात्मा गांधी जी का कथन है। ये सवाल आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जो कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो सबसे एक तरीके से यूनिक है, सबसे इंपॉर्टेंट है और ऐसा कंटेंट आपको दूंगा जिस कंटेंट को पढ़ के साथियों एग्जाम को क्रैक किया जाता है, एग्जाम को पास किया जाता है। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से साथियों सभी सवालों को देखेंगे। अभी तो साथियों रीजनिंग भी आएगी, अभी मैथ भी आएगी, ठीक है ना। चलिए, इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? तो किसने की थी साथियों? लॉर्ड रिपन ने की थी। आप सभी लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है कि इनमें से किसे अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है साथियों? मैं कहूंगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जब हम बात करते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है रॉलेट एक्ट पारित किया गया। तो रॉलेट एक्ट साथियों ये 1919 में पारित किया गया और इसको काला कानून भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? इसको काला कानून भी कहा जाता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अब सवाल बहुत शानदार है क्योंकि जलियांवाला बाग की घटना से संबंधित इसी टाइप से सवाल पूछा जाएगा। कहा जा रहा है कि जलियांवाला बाग की घटना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान रखिएगा, गलत कथन के बारे में साथियों आपसे पूछा जा रहा है। कह रहे कि जलियांवाला बाग की घटना चौरी चौरा की घटना के बाद हुई थी जिसमें प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। तो ये तो मुझे सही नहीं लग रहा। चौरा चौरी घटना, ठीक है ना, जलियांवाला बाग की घटना चौरा चौरी घटना के बाद हुई थी। उसके बाद देखिए ये घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। बिल्कुल, जब जनता जलियांवाला बाग में एक सभा में एकत्रित हुई थी, ये तो बिल्कुल सही है। जलियांवाला बाग की घटना मार्च 1919 के रॉलेट एक्ट का परिणाम थी। बिल्कुल साथियों, 1919 का जो काला कानून था, रॉलेट एक्ट था, इसके विरोध में ये जलियांवाला बाग में महासभा की गई थी जिसमें सरकार को बिना मुकदमे के किसी को भी कैद करने का अधिकार था। बिल्कुल साथियों, रॉलेट एक्ट में बिना मुकदमे के किसी को भी कैद कर लिया जाता था, अरेस्ट कर लिया जाता था। यह भी बिल्कुल सही है। ब्रिगेडियर जनरल डायर ने बिना किसी को सूचित किए एकत्रित लोगों पर गोलियां चलवा दी। ये भी बिल्कुल सही है। मैं कहूंगा गलत कौन सा है? गलत आपका ऑप्शन नंबर ए वाला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, पूरे 50 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जीएस के। क्या पूरे 50 क्वेश्चन देखेंगे? इसमें साथियों करंट अफेयर के भी क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट आपके, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन एंड में आप लोग देखेंगे करंट अफेयर के। और उसके बाद रीजनिंग देखेंगे, उसके बाद साथियों मैथ देखेंगे। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? तो मैं कहूंगा ये साथियों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे। आपको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। अगला सवाल है, कह रहे हैं कि सीधी कार्यवाही दिवस इसकी घोषणा किसने की थी? मुझे बताइए। तो आपको मालूम होना चाहिए, आप लोग ध्यान रखेंगे कि मोहम्मद अली जिन्ना की अगर बात करें तो सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा मोहम्मद अली जिन्ना ने ही की थी। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया ये कहां पर स्थित है? देखिए अगर आपसे साथियों पूछ लिया जाए, क्या अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया गेट कहां पर स्थित है, क्या अगर आपसे इंडिया गेट के बारे में पूछा जाए तो आपको साथियों नई दिल्ली बताना है। क्या नई दिल्ली आपको बताना है? लेकिन अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है तो आपका साथियों राइट आंसर क्या होगा? साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप एसएससी जीडी, क्योंकि इस बार वैकेंसी साथियों अच्छी खासी है, तो वैकेंसी में अगर आपको एक सीट लेना है तो इस बार आपको मेहनत करना होगी और डट के मेहनत करना होगी। क्योंकि साथियों हाई स्कूल में जो बच्चा टॉप करता है या इंटर में साथियों जो बच्चा टॉप करता है उसकी कोई एक तरीके से कहीं ना कहीं उसको कोई फायदा उस चीज से नहीं मिलता।
ठीक है, आपने अगर इंटर में मान लीजिए है 10th में आपने टॉप किया हो तो उसका आपको फायदा मिला या नहीं मिला, मेरा मानना है साथियों नहीं मिला होगा। लेकिन अगर आप मेहनत अब करते हैं तो आपको ये एक रोजगार मिलेगा, और एक ऐसा रोजगार साथियों मिलेगा जो आपकी लाइफ सुधार देगा। अरे भाई इंटर में टॉप करके साथियों क्या कोई लाइफ सुधर सकती है? नहीं सुधर सकती है। तो अगर आप को टॉप करना है, अगर आप रैंकर्स की श्रेणी में आना चाहते हैं तो आप इस एग्जाम में टॉप करिए, मेहनत करिए। मैं मेहनत आपसे करवाऊंगा, बस आपको सही डायरेक्शन में चलते जाना है। जो मैं आपको साथियों पढ़ाऊं वो आपको पढ़ते जाना है। तो साथियों जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत साथियों वीडियो को भी आप लोग लाइक कर दीजिए। और गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? तो मुंबई में है, जिनका आंसर यहां पर ए था, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए भारत की राजधानी किस शहर से दिल्ली में ले जाया गया? तो पहले साथियों भारत की राजधानी कलकत्ता में थी, उसके बाद साथियों नई दिल्ली कर दी गई। उसके बाद देखिए अगला सवाल है लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो मैं कहूंगा साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू ही लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने ही की थी। उसके बाद देखिए 1793 में किस वायसराय के शासन में बंगाल की स्थायी बंदोबस्ती लागू की गई थी? तो मैं कहूंगा साथियों लॉर्ड कॉर्नवालिस का उस समय शासनकाल चल रहा था और बंगाल की स्थायी बंदोबस्ती लागू की गई थी 1793 में। किसके शासनकाल में साथियों? लॉर्ड कॉर्नवालिस के ही शासनकाल में। चलिए अब उसके बाद देखिए कह रहे कि किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो मैं कहूंगा साथियों कि गुरु गोविंद सिंह जी की अगर बात करते हैं तो इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। उसके बाद देखिए गोल गुंबज की अगर बात करें तो ये कहां पर है? पंजाब में नहीं, राजस्थान में नहीं, ये कर्नाटक में है। ये कहां पर है साथियों? ये कर्नाटक में है, यानी कि जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी था। तो मैं कहूंगा बिल्कुल सर करेक्ट है। उसके बाद देखिए मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद के लेखक कौन है साथियों? आपका राइट आंसर जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए, यानी कि गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। उसके बाद देखिए कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य साथियों फिरोज शाह तुगलक ने पूरा करवाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने ही कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था। आप देखेंगे जो कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल है उसको साथियों फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। उसके बाद देखिए कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वो दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की जब हम बात करते हैं तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि दिल्ली में बनने वाली ये पहली मस्जिद थी। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे हैं कि आगरा शहर को साथियों किसने बसाया? तो आगरा शहर की अगर बात करते हैं तो इसको किसने बसाया साथियों? सिकंदर लोदी ने बसाया। मैं कहूंगा बिल्कुल आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने ही बसाया, जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ। मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो साथियों जो मौलिक कर्तव्य है ना, मौलिक कर्तव्य ये सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से लिए गए हैं। ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। आपसे एक सवाल पूछा जाता है साथियों कि कौन सी समिति की सिफारिश पर रूस के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है यहां पर तो साथियों उसके बाद देखिए कि इनमें से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है? बताइए। तो साथियों मैं कहूंगा लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ गोमती नदी के तट पर ही स्थित है। स्वच्छ भारत मिशन किस लिए है, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है? तो स्वच्छ भारत उपकर लगाने और राजस्व अर्जित करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था? नहीं। मशहूर हस्तियों से सड़क की नहीं साथियों, भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के लिए स्वस्थ भारत मिशन शुरू किया गया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल है, पूछा जा रहा है कि कौन सी मिट्टी नमी धारण करने की क्षमता के लिए जानी जाती है? तो यहां पर अगर काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी नमी धारण करने की क्षमता के लिए जानी जाती है। धालो एक लोकप्रिय धार्मिक लोक नृत्य, यानी कि साथियों ये धालो कहां का लोक नृत्य है? तो मैं कहूंगा ये तो गोवा में किया जाता है। कहां पर किया जाता है धालो नृत्य साथियों? गोवा में किया जाता है। उसके अलावा एक नृत्य आपसे पूछा जाता है छालो नृत्य, कि छालो नृत्य कहां पर किया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। पूछा जाता है
हैं नूपा नृत्य कहां पर किया जाता है, तो साथियों मणिपुर में किया जाता है। उसके अलावा एक नृत्य किया जाता है गौर मारिया नृत्य। क्या साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे कि गौर मारिया नृत्य कहां का नृत्य है, यह छत्तीसगढ़ का नृत्य है। अब उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नाम की बीमारी होती है, बताइए। देखिए अगर आपसे पूछे कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो मैं कहूंगा रतौंधी नाम की एक बीमारी होती है, विटामिन ए की कमी से होती है। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर अगर बात करें नपुंसकता की अगर बात करें तो ये कौन से विटामिन की कमी से होती है, विटामिन ई की कमी से होती है, ठीक है ना। चलिए अगर बात करते हैं विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो बेरी बेरी नाम का जो रोग है वो विटामिन बी की कमी से हो जाता है, और जो रिकेट्स नाम की बीमारी है विटामिन डी की कमी से होती है। तो इस प्रकार जिनका आंसर यहां पर ए है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कह रहे कि जल में घुलनशील विटामिन क्या, देखिए एक तो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं और एक वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे कि जो साथियों वसा में घुलनशील विटामिन है वो कैसे लिखेंगे, KEDA, यानी कि कहीं ना कहीं एक कीड़ा बन गया है। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए ये सब वसा में घुलनशील विटामिन है। और बचे क्या साथियों, विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील विटामिन है। तो यहां पर अगर बात करें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, क्योंकि विटामिन बी ये जल में घुलनशील विटामिन है। जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी था, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि ईसीजी का प्रयोग किस रोग के निर्णय के लिए किया जाता है, तो हृदय की कमजोरी या हृदय के बारे में जानकारी लेने के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। आपको मालूम होना चाहिए मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाया जाता है। तो मैं कहूंगा साथियों प्लीहा की अगर बात करें तो मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा कहलाया जाता है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का, उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। देखिए जो कान में हड्डी होती है ना, जिसका नाम साथियों क्या होता है, स्टेपीज। क्या स्टेपीज नाम की जो कान की हड्डी होती है या मानव के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहलाई जाती है। उसके बाद देखिए हाल ही में किसने नई दिल्ली में प्रथम नीति निर्माता फोरम का शुभारंभ किया है, तो किसने किया है साथियों, जेपी नड्डा ने किया है। तो यहां पर साथियों अब करंट अफेयर के क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है साथियों पूरे सामान्य ज्ञान प्लस करंट अफेयर 50 क्वेश्चन आएंगे। तो जीएस प्लस करंट अफेयर के साथियों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेली मैं आपको साथियों एक क्लास करवाऊंगा, इसलिए चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर ये समझ लीजिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि आधा सिलेक्शन आपका हो गया, क्योंकि सब्सक्राइब वाला काम आपने कर लिया। अब आपको एक काम और करना है कि सिर्फ पढ़ाई करना है। जो कंटेंट आपको पढ़ाया जाए, जो चीजें आपको दी जाए, जो क्वेश्चंस आपको बताए जाए मैथ के, रीजनिंग के, जीएस के, हिंदी के, वो सब आपको साथियों पढ़ना चाहिए अगर वाकई में आप अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो यहां पर अगर बात करें नई दिल्ली में प्रथम नीति निर्माता फोरम का शुभारंभ जेपी नड्डा साहब ने किया था। उसके बाद देखिए कह रहे कि हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया गया है, तो कहां पर साथियों किया गया है, हिमाचल प्रदेश में किया गया है। राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल है, कहा जा रहा है यहां पर कि हाल ही में पूर्व थल सेना अध्यक्ष का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है। तो ये अगर बात करते हैं साथियों इनका नाम क्या है, एस पद्मनाभन इनका नाम है और पूर्व थल सेना के अध्यक्ष थे ये। इनका भी हाल फिलहाल में निधन हुआ है। उसके बाद देखिए कि वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से किसको सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम है कौशिक राजशेखर, और कौशिक राजशेखर को वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंपैक्ट अवार्ड 2024 से किसको सम्मानित किया गया, तो साथियों डॉक्टर सुल्तान अल जाबिर इनका नाम है और इनको ही ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंपैक्ट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहने के सूरत डायमंड्स बोर्ड का नया अध्यक्ष साथियों किसको बनाया गया है, तो इनके नाम की अगर बात करें गोविंद ढोलकिया इनका नाम है और यही सूरत डायमंड बोर्ड्स के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद देखिए साथियों लोकपाल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो अजय माणिकराव खानविलकर इनका नाम है और ये अजय माणिकराव खानविलकर ही लोकपाल के नए अध्यक्ष बने हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। तो साथियों ये आपने क्वेश्चंस देखे, किसके क्वेश्चंस देखे, पूरी सामान्य ज्ञान के और करंट अफेयर के। और अब आप लोग साथियों क्वेश्चन देखेंगे, कौन से क्वेश्चन देखेंगे, अब आप लोग को साथियों मैं बताऊंगा रीजनिंग के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे, यानी कि किस टाइप की इस बार रीजनिंग आपके एग्जाम में आएगी, देखिएगा और अपने एग्जाम को क्रैक कीजिएगा। यहां पर कहा गया है कि 1 से लेकर 6 तक यहां पर अंक हैं और 2 वाले पृष्ठ के विपरीत पर कौन सी संख्या है मुझे बताइए। देखिए ये सेम फलक है और सेम नंबर भी है,
ठीक है। तो यहां पर 2 लिखा हुआ है, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आंसर आपका बी के साथ चला जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों यहां पर सवाल है। इस सवाल को देखिए साथियों और मुझे बता दीजिए कि आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं सही कर लूं, 1 सेकंड रुकिए आप। चलिए देखिए वो दूसरा सवाल है, इसको भी अभी करवाऊंगा। पहले साथियों इसको आप लोग देख लीजिए। इसमें क्या क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कथन आपके सामने है, क्या कथन आपके सामने है और आपके सामने 2 निष्कर्ष हैं, 2 नहीं बल्कि 3 निष्कर्ष हैं। तो कहा गया है कि कुछ कारें ट्रेन है। मान लीजिए साथियों ये क्या हो गई, ये कार हो गई। और कह रहे कि कुछ कारें ट्रेन है, ठीक है ना। तो साथियों कुछ कारें हम ट्रेन मान लेते हैं साथियों इतनी कारें क्या हो गई, इतनी कारें आपकी ट्रेन हो गई, इतनी कारें क्या हो गई, ट्रेन हो गई। उसके बाद कहा जा रहा है कि कुछ ट्रेन ट्रैक्टर है, तो इतनी ट्रेन मान लेते हैं क्या हो गई, इतनी ट्रेन आपके साथियों ट्रैक्टर हो गई। अब निष्कर्ष को देखिए और बताइए कौन कौन से निष्कर्ष यहां पर सही हैं। कह रहे कि कोई भी ट्रैक्टर कार नहीं है, कह रहे कि कोई भी ट्रैक्टर जो है ना ये कार नहीं, बात तो बिल्कुल सही है, कोई भी ट्रैक्टर कार नहीं है। उसके बाद कह रहे कि कोई भी ट्रेन कार नहीं है, कोई भी ट्रेन कार नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि कुछ ट्रेन कार है, इतनी ट्रेन कार है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ ट्रैक्टर कार है, कुछ ट्रैक्टर कार है। अच्छा यहां पर एक बात थोड़ी सी पेचीदा वाली है और हजारों हजार बच्चे इस सवाल को गलत कर देंगे। कैसे गलत कर देंगे जरा देखिए। यहां पर कहा गया है कि कोई भी ट्रैक्टर कार नहीं है और यहां पर कहा गया है कि कुछ ट्रैक्टर कार हैं। अरे भाई कोई एक ही तो बात सही होगी, या मोहन अच्छा लड़का है क्या, या मोहन अच्छा लड़का है या मोहन बुरा लड़का, एक ही बात तो सही होगी। ऐसी साथियों कोई भी ट्रैक्टर कार नहीं है या कुछ ट्रैक्टर कार है, एक ही बात तो सही होगी। तो पता कंडीशन हम क्या चुनेंगे, कंडीशन साथियों हम ये चुनेंगे कि दूसरा वाला तो सरासर गलत है, पहला वाला या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ये हमारा सही जवाब होगा, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, लखनऊ का जो संबंध गोमती से है वही संबंध वाराणसी का किससे है। तो यहां पर साथियों वाराणसी लिखा होना चाहिए, ठीक है। वाराणसी की अगर बात करें साथियों गंगा नदी के किनारे है और गोमती की अगर बात करें, लखनऊ की बात करें तो ये गोमती नदी के किनारे है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि इसमें सबसे विषम, देखिए एक सवाल आपसे पूछा जाएगा, आपको कहा जाएगा कि सबसे असंगत अक्षर कौन सा, यानी कि सबसे विषम ऑप्शन यहां पर कौन सा है। तो आप इसको, इस सवालों को आप कैसे कर पाओगे, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। सबसे पहले आपको लेटर पोजीशन लिख लेना है, जैसे कि जी 7 पर आता है, एस 19 पर आता है, एच 8 पर आता है। उसी प्रकार ए 1 पर, टी आता है 20 पर, जी 7 पर आता है, एन 14 पर आता है और बी 2 पर आता है, क्यू 17 पर आता है, जे 10 पर आता है, एम 13 पर आता है, डी 4 पर आता है, ई 5 पर आता है, डब्ल्यू 23 पर आता है, के 11 पर आता है। अब सबसे पहला आपको यह काम करना है कि इन सभी को जोड़िए, जरा इन सभी को साथियों जोड़िए, काउंट कीजिए कि देखिए ये लॉजिक लग सकता है। कहने के ये तो 9 हो जाएगा, 9 और 11 20 हो गया, 20 30 40 43 आपका ये हो गया, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं साथियों ये कितना हो जाएगा, 13 और ये 17 30 हो जाएगा, 40 ये आपका 42 हो गया, ठीक है। अगर बात करें 21 हो गया, ये आपका 41 42 ये भी 42 हो गया और 8 8 16 19 7 ये भी साथियों 42 हो गया, यानी कि ये भी 42 ये भी 42 ये भी 42, ये इकलौता क्या है 43 है। तो मैं कहूंगा यही तो असंगत अक्षर है। तो यानी कि सबसे अलग कौन सा है, सबसे विषम कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए वाला है। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, मैं कहूंगा कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। साथियों रीजनिंग में अगर आप पूरे नंबर लाना चाहते हैं, यानी कि 20 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आप अगर सही करना चाहते हैं, तो ये समझ लीजिए साथियों सिलेक्शन तो आपका मैं बहुत आराम से करवा डालूंगा, लेकिन मेहनत भी मैं आपसे बहुत करवाऊंगा। ये समझ लीजिए डेली आपको एक ऐसी क्लास मिलेगी जिसमें हिंदी के 20 क्वेश्चन होंगे। कितने, हिंदी के 20 क्वेश्चन एकदम टॉप लेवल के, जीएस के साथियों 20 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग के भी साथियों पूरे 20 क्वेश्चन होंगे और मैथ के साथियों पूरे 20 क्वेश्चन होंगे। यानी कि जैसा पेपर आपका आएगा 80 क्वेश्चन का लगभग साथियों वैसा ही डेली में बनाने की कोशिश करूंगा कि पूरा पेपर आपका वैसे ही हो। और जब आप रियल एग्जामिनेशन में बैठो तो आपको लगे ही ना ऐसा कि भाई ये कहां कैसे क्या क्वेश्चन आ गया, आपको ऐसा ही लगेगा डेली की तरह, जैसे आप डेली एग्जाम फतेह पर साथियों क्लास लगाते हो ना, क्लास लेते हो डेली, वैसे ही साथियों आपको लगेगा कि ये पूरा पेपर तो वही का है, उन्हीं क्लासेस के सारे क्वेश्चन है। तो अगर आप ये चाहते हो, अपने सिलेक्शन को निश्चित करना चाहते हो, तो रेड कलर में सब्सक्राइबर लिखा होगा उसको साथियों क्लिक कर लीजिए और एक घंटे जैसा निशान होगा उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, उसका नोटिस आपके पास आ जाए। चलिए तो अब इस सवाल को देखते हैं और देखते हैं भाई इसमें क्या लगा हुआ है।
है। अभी मुझे कुछ नहीं पता है कि इसमें आखिर क्या लॉजिक लगा है, क्या यहां पर करना चाहिए, लेकिन चलिए सवाल को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर कहा गया है कि इफ LOWER को KQTSAN लिखा जाता है तो WINDOW को क्या लिखा जा सकता है। देखिए सिंपल सी बात है, F होता है 6 पर, ये 11 हो गया है तो कितना बड़ा है साथियों, 5 बड़ा है, ठीक है 5 बढ़ा दिया गया। L होता है 12 पर, ये साथियों Q हो गया, कितना बढ़ाया गया है, 5 बढ़ाया गया, ठीक है। O 15 पर होता है, ये T हो गया है साथियों, 5 बढ़ाया गया है। W से S जो हुआ है अब ये घटा है, कितना घटा है साथियों, 4 घटा है। E 5 पर होता है, A हो गया है, फिर से साथियों 4 घटा है। R 18 पर होता है, N 14 पर होता है, फिर से 4 घटा दिया गया है। तो क्या यहां पर भी वही लॉजिक लगाएंगे, बिल्कुल साथियों यहां पर भी वही लॉजिक लगाएंगे। W होता है 23 पर, जब 5 जोड़ोगे तो A और B यानी कि B आ जाएगा। I में 5 जोड़ोगे तो N आ जाएगा, N में 5 जोड़ोगे 19 यानी कि S आ जाएगा। BNS यहां पर लिखा हुआ है और यहां पर लिखा हुआ है। D में साथियों अब 4 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा साथियों, आपका Z आ जाएगा। और Z कहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है। तो मैं कहूंगा कि आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर B, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। साथियों आप पूरी कोशिश किया करिए कि मेरे आंसर से पहले आप साथियों आंसर दिया करिए। देखिए ये खाली जगह है, ये खाली जगह हो गई, उसके बाद टी के बाद साथियों खाली जगह हो गई, ठीक है ना। P के बीच में खाली जगह हो गई, उसके बाद यहाँ पर खाली जगह हो गई, ठीक है। उसके बाद साथियों के यहाँ पर खाली जगह हो गई और यहाँ पर खाली जगह हो गई। तो अब अगर साथियों यहाँ पर हम लोग बात करते कैसे इस सवाल को आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बताना है कि इसमें कितने लेटर हैं विद खाली जगह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 यानी कि 20 लेटर हैं। तो मैं कहूंगा 5 5 का पेयर बनेगा। कितने कितने का, 5 5 का। देखिए 1 2 3 4 5 ये अलग हो गया, 1 2 3 4 5 ये अलग हो गया, 1 2 3 4 5 ये अलग हो गया और 1 2 3 4 5 ये अलग हो गया। अब देखिए सबसे अंत में टीके आ रहा है, टीके यहां पर भी है, टीके यहां पर भी है, टीके यहां पर भी, तो जाहिर सी बात है यहां पर साथियों टी आ जाएगा, ठीक है ना, टी आ जाएगा। अब देखिए अंत में क्या हो गया साथियों, शुरुआत की अगर अंत की बात करें तो पी टी के आ रहा है, तो यहां पर साथियों पी आ जाएगा, पी टी के हो जाएगा, ठीक है। यहां पर पी टी के है, यहां पर साथियों पी आ जाएगा। अब आप शुरू में साथियों देखिए टी आ रहा है, ठीक है ना। यहां क्या आ रहा है, टी के आ रहा है, टी के यहां पर है तो यहां पर टी नहीं है, टी कर लीजिए। यहां पर टी नहीं है, टी कर लीजिए। यहां पर के नहीं है तो यहां पर के आ जाएगा। तो बस साथियों सब कुछ हो गया। अब आपने जो अपने पेन से लिखा है वो उसको साथियों यहां पर लिख लीजिए। आपने लिखा है साथियों पी, आपने के लिखा है, आपने टी लिखा है, आपने टी लिखा है, ठीक है ना, आपने फिर टी लिखा है और आपने फिर पी लिखा है। तो मैं कहूंगा ऐसा कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि पत्तियों का संबंध जैसे क्लोरोफिल से है, रक्त का संबंध वैसे ही किससे होगा। देखिए क्लोरोफिल की अगर बात करें तो क्लोरोफिल की वजह से ही पत्तियों का रंग हरा होता है। पत्तियों का रंग जो हरा होता है ना, ये क्लोरोफिल की वजह से होता है। तो रक्त का जो रंग लाल होता है ये किसकी वजह से होता है, तो मैं कहूंगा हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि यहां पर ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कहा जा रहा है कि नीचे दी गई आकृति में आयत मजबूत लोगों को निरूपित करती है। यानी कि साथियों अगर यहां पर हम लोग बात करें, कलर में चेंज कर लो, देखिए यहां पर साथियों जो आयत है, आयत कहां पर, आयत ये है। आयत साथियों किसको बताती है, मजबूत को बताती है। यानी कि आयत में जितने भी लेटर हैं, जी हो गया, एम हो गया, एच हो गया, एन पी हो गया, ये सब मजबूत हैं। ऐसे आप समझ सकते हैं। जो वृत्त है, वृत्त चमड़े को निरूपित करता है। वृत्त की अगर बात करें जैसे कि ये, तो ये चमड़े को निरूपित करता है। यानी कि आर एम जी ये सब चमड़े हैं, चमड़े के नाम है। त्रिभुज साथियों थैले को करता है। यानी कि त्रिभुज साथियों अगर बात करते हैं तो ये सब थैले हैं, जैसे कि ओ के और एन एम एच एम, ये सब क्या, ये सब थैले हैं। उसके बाद कहा गया कि वर्ग लाल को बताता है। तो वर्ग की अगर बात करें तो साथियों लाल को बताता है। अब आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है ये जरा देखिए। आप कह रहे कि उस अक्षर का चयन करिए जो चमड़े के उन थैलों को निरूपित करता है। चमड़े यानी कि ये हो गया, चमड़े के उन थैले, थैले के बोले तो साथियों त्रिभुज आ गया। यानी कि चमड़े के उन थैलों को साथियों निरूपित करता है क्या। उसके बाद लिखा है जो मजबूत हैं, ठीक है ना, मजबूत है ये साथियों, ये मजबूत है लेकिन लाल रंग के नहीं। यानी कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो मैं कहूंगा इसमें सिर्फ एक ऐसा एम आ रहा है जो कि साथियों मैं कह सकता हूं कि चमड़े की उन थैलों को निरूपित करता है जो मजबूत तो है लेकिन लाल नहीं है। तो एम आपका क्या होगा, एम आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिनका भी साथियों आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है।
अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे ADIPR। तो अब आपको साथियों बताना है, क्या पूछा गया कि इसमें से असंगत कौन सा, यानी कि कोई एक गलत है तो गलत वाला ही आपको बताना है। देखिए यहां पर A की बात करें 1 पर आता है, D साथियों 4 पर आता है, I 9 पर आता है और P 16 पर आता है और R 18 पर आता है। आप इसको अब देखिए कि इसमें से कौन सा गलत है, कौन सा क्रम के अनुसार नहीं है। देखिए 4 की बात करें तो ये 2 का स्क्वायर होता है, 3 की अगर बात करें तो ये साथियों 9 का अगर बात करें तो 3 का स्क्वायर होता है और 16 4 का स्क्वायर होता है और 1 की बात करें तो 1 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर साथियों 5 का स्क्वायर आना चाहिए, यानी कि 25 आना चाहिए यहाँ पर। तो गलत कौन सा है, असंगत कौन सा है, मैं कहूंगा R असंगत है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, R साथियों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, यहां पर अगर बात करते हैं साथियों बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। यहां पर साथियों कहा जा रहा है आपसे कि अगर GR8ZEQ को अगर दर्पण में देखा जाए तो ये दर्पण में कैसा दिखाएगा। मैं आपको हर बार बताता हूं कि जो सबसे अंत वाला लेटर होता है वो सबसे पहले दिखता है। जैसे कि Q का ये लाइन जो है ना वो इधर की तरफ है, जब ये साथियों दर्पण में दिखेगी तो इसकी पता ये इस तरफ से दिखेगी। E का मुंह दाईं तरफ है ना, तो साथियों दर्पण में E का मुंह बाईं तरफ दिखेगा। और Z की अगर बात करें, Z कुछ इस प्रकार से दिखेगा और 8 जैसा है वैसा ही दिखेगा। और R की बात करें, R ऐसा दिखेगा और G साथियों आपका ऐसा दिखेगा। तो अब आपको देखना है कि ऐसा कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है। देखिए यहां पर दिख रहा है Q ऐसा नहीं है, Q ऐसा नहीं, Q ऐसा भी नहीं, Q ऐसा है, यानी कि आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर C के साथ। अब उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए साथियों बहुत अच्छे से और बताइए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा, बताइए। देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें कि 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद आपको बताने कि यहां पर क्या आएगा, 9 आएगा क्या, उसके बाद 10 13 12 17 14। तो अरे अब ये 14 आ गया, मतलब 17 के बाद 14 आ गया, तो ये तो क्रम नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो क्रम नहीं होगा। अगर हम इसको थोड़ा सा अलग लॉजिक से देखें, देखिए 2 से यहाँ पर 4 हुआ है, 4 से यहाँ पर 6 हुआ है, 6 से यहाँ पर 8 हुआ है, 8 से यहाँ पर 10 हुआ है और 10 से यहाँ पर 12 हुआ है, 12 से यहाँ पर 14 हुआ है, ठीक है ना। अब यहां पर अगर साथियों बात करें, अब देखिए ये 17 से 13 हुआ है, अब 13 से यहां पर क्या आएगा पता नहीं, ये 7 है, ये 5 है, ठीक है ना, क्या ये 5 है और ये 3 है। ये सब तो देखिए ऊपर वाला जो मैंने आपको बताया ना, ये सब के सब अभाज्य संख्याएं हैं। क्या अभाज्य संख्या है, तो यहां पर यानी कि 7 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, मैं कहूंगा 7 के बाद 9 अभाज्य संख्या आती है। तो आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर C यानी कि 9 के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। कहा जा रहा है कि निमेश मेघना का इकलौता भाई है। उसके बाद कह रहे कि सुरभि निमेश की बेटी है और मेघना और नेहा बहनें हैं। मणि कर्ण का बेटा है जो कि मेघना का पति है। मणि का सुरभि से क्या संबंध है, यानी कि सुरभि क्या कहेगी मणि को। देखिए यहां पर लिखा हुआ मेघना और नेहा बहनें हैं, तो साथियों यहां पर अगर बात करें, मान लीजिए ये क्या हो गई, ये मेघना हो गई। मेघना और नेहा आपस में कौन है साथियों, बहनें हैं। यहां पर एक बात लिखी हुई थी कि निमेश मेघना का इकलौता भाई है, यानी कि मेघना का और नेहा का एक भाई है जिसका नाम है निमेश। क्या, जिसका नाम है साथियों निमेश, ठीक है। तो निमेश मेघना का इकलौता भाई हो गया और नेहा का भी भाई हो गया। कह रहे कि सुरभि निमेश की बेटी है, तो सुरभि जो है ना ये निमेश की बेटी है, तो सुरभि कहां पर आ जाएगी, सुरभि साथियों नीचे आ जाएगी, ठीक है। सुरभि कौन होगी, निमेश की बेटी हो गई। उसके बाद कह रहे मेघना और नेहा बहनें हैं, बिल्कुल साथियों। मणि कर्ण का बेटा है, मणि जो है ना साथियों कर्ण का बेटा है, तो मैं कह सकता हूं मान लीजिए साथियों कर्ण हो गया। कर्ण का बेटा कौन है, कर्ण का बेटा मणि है। इतनी बात क्लियर है। कह रहे कि जो मेघना का पति है, कौन मेघना का पति है, जो का इस्तेमाल पता है किसके लिए किया जाता है, दूसरे वाले के लिए। पहला वाला दूसरा वाला शब्द, तो जो दूसरे नंबर पर शब्द है उसके लिए जो का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि मणि कर्ण का बेटा है जो मेघना का पति है। कर्ण जो है ना वो मेघना का पति, तो मेघना का पति कौन हो गया साथियों, कर्ण हो गया और मेघना का पुत्र हो जाएगा मणि। कर्ण का भी ये साथियों पुत्र है। तो कह रहे हैं कि मणि का सुरभि से क्या संबंध, यानी कि सुरभि क्या कहेगी मणि को, तो सुरभि अपना भाई कहेगी, कहीं ना कहीं भाई तो कहेगी साथियों, ठीक है ना, भाई कहेगी। और कैसा भाई कहेगी साथियों, फुफेरा भाई कहेगी। तो मैं कहूंगा फुफेरा भाई कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में है। तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। यहां पर अगर बात करें एक चीज की कमी है, वो चीज मैं आपको साथियों बता देता हूं किस चीज की यहां पर आपको कमी देखने को मिलेगी। देखिए
दी गई शीट को मोड़कर एक बॉक्स बनाया गया है। इस प्रकार से बने बॉक्स में यहां पर दिल आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों? दिल आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये दिल बना हुआ है, ठीक है, उसी प्रकार। तो दिल वाले दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर कौन सा है? अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाता कि इसका विपरीत क्या होता, तो यहां पर जो लेटर होता ना, जो भी चीज होती है यहां पर, वो इसका विपरीत होगा। अगर आपसे पूछा जाता कि जो पेड़ टाइप का है ना, इसका विपरीत क्या होता, तो यहां पर वो चीज होती। आपसे दिल का विपरीत पूछा जा रहा है ना, तो साथियों क्या बचा? यही तो बचा, पेड़। तो दिल का विपरीत क्या हो जाएगा? पेड़ हो जाएगा। पेड़ कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है, तो अब आपके सामने, ठीक है ना। अच्छा, ये कौन सा साथियों सवाल है? चलिए, खैर जो भी हो, ये तो रीजनिंग का ही सवाल है। यहां पर ये भाग का निशान है, ठीक है। कह रहे कि निम्नांकित व्यंजन में भाग और माइनस के स्थानों को आपस में बदला गया, यानी कि जहां पर भी आपको भाग देखने को मिलेंगे वहां पर माइनस रख देना, और जहां पर माइनस देखने को मिले वहां पर भाग रख देना। और उसके बाद कहा गया है कि और 2 अंक, यानी कि अंक को 2 और 4 के स्थानों को बदला गया है, यानी कि जहां पर 2 देखने को मिले वहां पर 4 कर देना, जहां पर 4 देखने को मिले वहां पर 2 कर देना। तो इसको साथियों कैलकुलेट कीजिए। 4 देखने को मिला तो 2 कर दीजिए, 2 देखने को मिला तो 4 कर दीजिए, 6 जैसा है वैसे रखिए। भाग की जगह पर माइनस आ जाएगा, माइनस आ गया, 6 जैसा है वैसे रखिए। 4 देखने को मिला 2 कर दीजिए, और 8 कर दीजिए माइनस, ठीक। अच्छा, माइनस देखने को मिला तो इसको भाग कर देंगे, 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 की जगह साथियों 4 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? कहोगे बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब देखिए, यहां पर अगर बात करें 246 माइनस 628 बटे 314 है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे, 300 का दुगना 600 हो जाएगा, 14 का दुगना 28 हो जाएगा, यानी कि साथियों 2 बार में जाएगा। तो 246 में से 2 जाएगा, 244 बचेगा। 244 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी वाले में है। तो ये क्या होगा? ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। तो अब साथियों यहाँ पर आपके मैथ के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। कौन से क्वेश्चन साथियों? मैथ के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, और बहुत ज्यादा नहीं साथियों, सिर्फ लगभग 10 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लेकिन बहुत टॉप लेवल के ये 10 क्वेश्चन होंगे, 10 कॉन्सेप्ट होंगे, बहुत शानदार के। देखिए कह रहे कि ए बी सी ये 3 संख्या है, तो हम मान लेते हैं साथियों कितनी संख्या है? ए बी और सी 3 संख्या है। कह रहे कि ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 15% कम है, और सी डी से, अच्छा 3 नहीं बे, फिर 3 कहाँ हो गई? फिर तो ये 4 हो गई जब डी भी आ गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, चौथी लिख दी। करके सी डी से 50% अधिक है। तो अगर हम साथियों यहां पर मान ले क्या सी डी से 50% अधिक है, मान लीजिए यहां पर अगर हम 100 मान लेते डी को, तो सी डी से 50% अधिक है, तो सी कितना हो जाएगा? 50% अधिक, यानी कि 150 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद कहा गया था कि बी सी से 15% कम है, तो बी जो है ना सी से 15% कम है, यानी कि 150 का 85% है, 15% कम है ना, तो 85% आएगा। तो ये साथियों 50 तियां और 50 दूना हो जाएगा। इसको अगर अब देखिए यहां पर आंसर जो आएगा वो हमें पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में नहीं आना चाहिए, फिर सवाल बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे? पॉइंट से बचने के लिए क्या करेंगे? उसका भी एक तरीका है साथियों, इसको आप डबल कर दो, वो पॉइंट क्या हो जाएगा साथियों? पॉइंट हट जाएगा। 100 की जगह 200 कर दो, और 150 की जगह 300 कर दो, यानी कि मान लीजिए डी आपका 200 है, और कहा जा रहा है कि सी डी से 50% अधिक है। तो साथियों 200 का 50% कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, यानी कि ये 50% अधिक है तो 300 हो जाएगा। उसके बाद कहने के बी सी से 15% कम है, तो 300 का जरा साथियों कितना निकालिए? 85% निकालिए, या ऐसे भी निकाल सकते 300 का 15% निकालिए, फिर उसके बाद साथियों उसमें क्या माइनस करिए? उसमें आपको फिर माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया, 85 की 3 से गुणा करा लीजिए, 5 तियां 15 हो जाएगा, 8 का 8 16 24 हो जाएगा, 25, यानी कि 255 साथियों यहां पर आ गया। तो बी 255 हो जाएगा। और कह रहे कि ए बी से 40% कम है, तो मैं कह सकता हूं साथियों जब 40% कम है, ऐसे भी कर सकते, इसका 40% निकालिए और जो आए वो 255 में से माइनस करिए। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 पंजे 2 दूना हो गया, इसको अगर कट करे साथियों 5 पंजे इतना आ गया, यानी कि ये कितना आ जाएगा साथियों? 102 आ जाएगा। अब 255 में से 102 को माइनस करना है, 255 में से 102 को माइनस करना है, तो 3 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया, यानी कि 153 साथियों आपका यहां पर आ जाएगा। तो अब आपको पता चल गया, ए भी पता चल गया, बी भी पता चल गया, सी भी पता चल गया और डी भी पता चल गया, ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि ए डी से कितने प्रतिशत कम है? ए डी से कितने प्रतिशत कम है? मैं कहूंगा साथियों 47% कम है। क्या
हाँ 47% कम है। ठीक है, तो 47 को आपको प्रतिशत में बदलना होगा। यहां पर आपका साथियों 200 आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा साथियों, 200 आ जाएगा। तो अब अगर बात करें 100 एकम 100, 100 दूना 200, 2 को 47 से साथियों कट करेंगे 23.5% आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ए डी से कितना प्रतिशत कम है, 23.5% कम है। और ये आपका क्या है साथियों, ये आपका जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन को देखिए और मुझे बता दीजिए कि आपका यहां पर राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जा सकता है। चलिए, कहा जा रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 18 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 28, 36, 45 से पूरी विभाजित हो जाए। तो हमें एक ऐसा नंबर ज्ञात करना होगा जो 28 से, जो 36 से, जो 45 से पूरा विभाजित हो जाता है। और फिर उस संख्या में से, उस नंबर में से 18 को माइनस कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो साथियों सबसे पहले एक ऐसी संख्या हम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है, जो 28, 36, 45 से पूरी विभाजित हो जाती है। इसको 2 से कट करेंगे साथियों 14 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 45 का 45 रहेगा। 2 से कट करेंगे साथियों 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 45 का 45 रहेगा। 3 से कट करेंगे साथियों 3 3 9, 3 यहाँ पर आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 3 से कट करेंगे साथियों 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब 5 आएगा एक बार और 7 आएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 2 दूना 4, ठीक है ना, 4 तिया 12, 12 कम 12, 12 4, 36 आ जाएगा। 36 ये हो गया और 7 पंजे 35 ये हो गया। तो दोनों की साथियों आप गुणा करा दीजिए, 6 पंजे आपका 30 हो जाएगा और ये आपका 18 हो जाएगा। 18 हो जाएगा और 3 तिया 9, एक आपका 10 हो जाएगा, 0 हो गया, 16 हो गया, 2 यानी कि 1260 आ गया। यानी कि 1260 एक ऐसी संख्या है जो 28 से, जो 36 से, जो 45 से पूरी विभाजित हो जाती है। यानी कि अब अगर हम इसमें साथियों 18 माइनस कर दे, ये वाला 18, ठीक है, क्योंकि यही तो कितना आएगा, 1242 आएगा। तो अब ये आंसर आपका होगा। क्या आंसर कह रहे कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वो छोटी से छोटी संख्या 1242 है, जिसमें अगर आप 18 जोड़ दोगे, अब देखिए इसमें जब आप 18 जोड़ोगे ना तो ये 1260 हो जाएगी। तो 1260 हो जाएगी 18 जोड़ने पर वो संख्या 28 से, 36 से, 45 से विभाजित हो। तो इस टाइप का अगर आपसे क्वेश्चन आता है तो आपको जो मैंने बताया साथियों ऐसे आपको करना है, ठीक है ना। चलिए, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। देखिए एक ये ब्रैकेट है, ठीक है, और एक ये ब्रैकेट है, फिर एक यहां पर ब्रैकेट है। तो अगर बात करते साथियों ये 17 है और ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा और ये साथियों 5 हो जाएगा। इसकी बात करें 3 पंजे 15 हो जाएगा, 15 17 कितना होता है, 32 होता है। यानी कि इस पूरी की जगह पर हमने क्या निकाल दिया, 32 निकाल दिया। ठीक है, अब साथियों इसको आप सॉल्व कर लो। देखिए अब अगर इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 48/6 हो जाएगा, 6 चंग 36, 6 7 42, 6 48। यानी कि इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों, 8 आ जाएगा। तो 8 यहां पर आ गया, माइनस आपका 25 हो गया, प्लस आपका 12 दूना 24 हो गया। अब देखिए अगर बात करें 25 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 17 बचेगा, प्लस आपका 24 हो जाएगा। तो 17 24 साथियों कितना हो जाएगा, 11 और ये आपका 4 हो जाएगा। और फिर इधर 32 को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा साथियों, 3 हो जाएगा और 7, यानी कि 73 आपका आंसर आ जाएगा। और 73 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी वाले में है। तो जिनका आंसर मेरे आंसर से साथियों पहले है, मैं कहूंगा बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि एक व्यक्ति 600 मीटर की दूरी 5 मिनट में तय कर लेता है, उसकी चाल बताइए। तो ये तो आपको पता है साथियों, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या, दूरी बटे समय होता है। और चाल आपसे पूछी जा रही है तो आपके पास दूरी भी है, 600 मीटर की दूरी है, तो 600 मीटर की दूरी हो गई। आपके पास समय भी है, 5 मिनट का आपके पास समय है। तो चाल निकालना तो बहुत आसान हो गया। लेकिन एक बात है, जब भी दूरी मीटर में होगी, क्योंकि आपने सुना होगा मीटर बटे सेकंड, ठीक है ना, आपने सुना होगा किलोमीटर बटे घंटा यानी कि h। तो जब भी दूरी मीटर में होगी तो समय हमें सेकंड में निकालना होगा, लेकिन समय यहां पर मिनट में है। तो 5 मिनट को अगर सेकंड में बदलना है तो 60 से गुणा करा लो, 60 सेकंड से। तो आपके सामने आ गया। अब इसको साथियों कैलकुलेट करा लो, आपकी चाल आ जाएगी। 60 एकम 60, 60 एकम 60, 10 आ गया, 5 एकम 5, 5 दूना 10। यानी कि आपकी चाल साथियों कितनी निकली, आपकी चाल निकली साथियों 2 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन चाल कह रहे कि किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए। तो साथियों अगर मीटर प्रति सेकंड में चाल है तो इसको साथियों अगर किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 18/5 से गुणा कराना पड़ेगी। लेकिन अगर यही चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटे में होती तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता तो हम 5/18 से गुणा करा लेते।
ठीक है ना। तो इसको साथियों 18 दूना 36 हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 1 बचेगा, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा ये साथियों चाल आ जाएगी। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। एक वस्तु 425 रुपए में खरीदी जाती है और 5000 रुपए में बेच दी जाती है, तो कितना लाभ होता है? तो साफ साफ साथियों 75 रुपए का लाभ होता है। लेकिन इस लाभ को प्रतिशत में आपको बदलना है, तो 100 से आप गुणा करा लेंगे और यहां पर कितना आ जाएगा साथियों? 475 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 475 नहीं बल्कि 425 आएगा, क्योंकि क्रय मूल्य क्या है? 425 है, तो 425 यहां पर आ गया। अब अगर बात करें साथियों, इसको अगर कट करें, 5 से कट करें साथियों, 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25 हो जाएगा, और 5 एकम 5, 5 कितना 2 चला जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा। इसको अगर और कट करें साथियों, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। इसको अगर और कट करें साथियों, 17 एकम 17 हो गया, कितना जाएगा साथियों? यहां पर अगर बात करें 17 एकम 17, 130 हो जाएगा लगभग। तो जब साथियों ये 130 हो जाएगा, तो अगर 17 से इसको साथियों कट करते हैं तो 17 अट्ठे कितना होता है? 136। तो मैं कहूंगा साथियों 17 सत्ते आपको लेना पड़ेगा, 119 होता है। तो 17 एकम 17 और 17 सत्ते साथियों 119 हो जाएगा। ये 130 है, कितना बचेगा? 11 बचेगा। तो 17 पॉइंट करके आंसर आपका आएगा। और 17 पॉइंट करके आंसर कहां पर लिखा हुआ है? बी में लिखा हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। यहां पर सवाल थोड़ा सही नहीं साथी हो पाया है, टाइप हो पाया, इसलिए स्किप कर देना होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि पहली 7 विषम अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो पहली 7 विषम संख्याएं जैसे कि 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, और फिर उसके बाद 17, और फिर उसके बाद साथियों 19 आ जाएगा। कितनी संख्याएं? 7 संख्या, इनका आपको साथियों औसत बताना है, यानी कि माध्य बताना है। तो 9 7 कितना हो जाएगा साथियों? आपका 16 17 18 19 20। तो 20 का क्या आ गया साथियों? 0 आ गया, 2 हासिल का लग गया। एक बार फिर से देख लेते हैं कितना हो जाएगा। 9 7 16 हो जाएगा, 16 और 19 हो जाएगा, 19 20। ठीक है ना। अच्छा, इसको भी तो जोड़ना है भाई। 20 और ये 27 27 और आपका 32 32 33 34 35 35 का 5 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा साथियों? 5 आएगा, और 3 आ जाएगा, 3 और 1 4 5 6 7, तो साथियों 7 आ गया। तो 75/7 यहां पर आ गया। अब 10 के ऊपर आपका आंसर आएगा, यानी कि अगर बात करें 10 7 एकम 7 हो गया आपका। ठीक है, अब साथियों कितना बच जाएगा? ये आ गया। तो यहां पर एक 0 बढ़ा लेंगे साथियों और पॉइंट लगा लेंगे, और यहां पर भी एक 0 बढ़ा लेंगे, ये 50 हो गया, 7 7 49 हो गया। तो 10.7 करके आपका आंसर कहां पर आ रहा है साथियों? ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। तो ये क्या होगा? ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है यहां पर, राम जो कि कृष्ण की तुलना में आधा कार्यकुशल है। 2 लोग हैं यहां पर साथियों, एक राम है और कौन है? दूसरा कृष्ण है। कह रहे कि राम जो कि कृष्ण की तुलना में आधा कुशल है, यानी कि अगर क्षमता की बात करते हैं साथियों, तो अगर इसकी क्षमता 2 है तो इसकी क्षमता 1 है। अब अगर कोई समय अगर बात करें, अगर कोई काम करने में राम 2 दिन लेगा तो कृष्ण को 1 दिन लगेगा उस काम को करने में। यहां पर कहा जा रहा है देखिए, राम जो कि कृष्ण की तुलना में आधा कार्यकुशल है, एक काम को 12 दिन में पूरा करेगा। किसके बारे में चल रही है बात? राम के बारे में चल रही है। राम के बारे में कहा जा रहा है कि ये 12 दिन में काम पूरा करेगा। देखिए यहां पर बताया गया राम काम को 2 दिन में कर सकता है, लेकिन यहां पर सवाल में कह रहे हैं 12 दिन में करेगा, तो गुणा 6 से कराइए। ठीक है ना। अब यहां पर अगर साथियों बात करें तो इसको भी 6 से गुणा कराइए, यहां पर 6 आ जाएगा। यानी कि राम किसी काम को अगर 12 दिन में करता है, और साथियों कृष्ण की अगर बात करते, कृष्ण उसी काम को 6 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर अगर काम करें तो कार्य कितने समय में पूरा होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। एक ऐसा नंबर ले लेंगे जो कि 12 के पाड़े में 6 के पाड़े में आए, 12 एकम 12 6 दूना 12, यानी कि टोटल काम ये है 12। और राम 1 दिन में 1 काम करता है, कृष्ण 1 दिन में 2 काम करता है, दोनों मिलकर 1 दिन में 3 काम करते हैं। 12 टोटल काम है, तो साथियों 4 दिन में ही तो काम खत्म हो जाएगा। तो 4 दिन आपका साथियों राइट आंसर आ जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में है? जो ऑप्शन नंबर बी वाले में है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर। कहा जा रहा है यहां पर आपसे, क्या 3 संख्याओं का औसत 3:2:5 है? क्या 3 संख्याओं का अनुपात 3:2:5 है? उनके वर्गों का योग 8550 है। उन संख्याओं का योग बताना है आपको। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये 3x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा। तो अगर हम इसके वर्ग करें, यानी कि 3x का स्क्वायर
कि उसके बाद 2x का स्क्वायर, उसके बाद 5x का स्क्वायर, सबके अगर वर्ग कर लेते हैं तो इनका योगफल जो आता है वो 8550 आता है। अब देखिए 3x स्क्वायर का जब हम वर्ग निकालेंगे ना, ठीक है, तो साथियों 9x स्क्वायर आ जाएगा। अरे भाई x के ऊपर तो स्क्वायर आएगा, 3 का निकाल लिया है। उसके बाद 4x स्क्वायर आ गया और इसका 5 पंजे 25x स्क्वायर आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 8550 आ जाएगा। अब देखिए इसको टोटल करिए, 25 और 4 29, 29 ये आपका 38 आ जाएगा, यानी कि 38x स्क्वायर बराबर 8550 आ गया। अब अगला स्टेप देखिए, x स्क्वायर बराबर 8500 क्या साथियों 8550 बटे 38 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 19 से साथियों अगर इसको हम कट करें, 19 दूना आ गया आपका ये, और 19 की साथियों अगर हम किससे गुणा करते हैं, 19 की 5 से गुणा करते हैं तो 95 आता है, यानी कि 19 की हमें गुणा 4 से करना पड़ेगी। 19 चौक कितना हो जाएगा साथियों 76 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा ये एक काम कर, इसको छोटा बनाने के लिए 2 से पहले इसको कट करिए, 2 से कट करेंगे 2 एकम 2, 2 नीम 18 हो गया। ठीक है ना, और 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 हो गए। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए अब 19 से डायरेक्ट कट कर लीजिए, 19 से कम 19, 19 दूना 38 हो जाएगा। अब कितना बचेगा 4 बचेगा, ये 47 हो जाएगा। फिर साथियों 19 दूना 38 हो जाएगा। ठीक है, 38 और 9 यहां पर बचेगा और 19 पंजे 95 हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर बराबर 225 आता है और 225 15 का स्क्वायर होता है, तो x बराबर 15 आ जाएगा। तो अब आपको इन संख्याओं का योगफल बताना है। अरे भाई x बराबर 15 है तो 3x बराबर क्या हो जाएगा साथियों 45 हो जाएगा, 2x बराबर 30 हो जाएगा और 5 की 15 से करेंगे तो 75 हो जाएगा। इसको साथियों कैलकुलेट आप कर लो कितना हो जाएगा, देख लीजिए 5 और 5 10 हो जाएगा, हासिल का 1 लग जाएगा, 5 और 3 8 8 और आपका ये 15 हो जाएगा, यानी कि 150 आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो मैं कहूंगा कि आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए तो अब यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करें, मैं आपको साथियों बतला चुका हूं एसएससी जो जीडी की अगर बात करें, एसएससी जीडी की पीडीएफ साथियों तैयार हो चुकी है। तकरीबन 25 से 30 दिन का समय लगा है साथियों इस पूरी पीडीएफ को तैयार करने में। तो आपके एग्जाम 2025 को क्रैक करने के लिए ये समझ लीजिए जो आपकी फरवरी 2024 में पेपर हुए हैं, फरवरी 2024 में जो पेपर हुए हैं उनका सोल्यूशन आपको दिया जाएगा, हल सहित आपको पीडीएफ दी जाएगी। क्या साथियों, हल सहित आपको पीडीएफ दी जाएगी। उसमें साथियों शिफ्ट वाइज शिफ्ट होगा। सबसे पहले हिंदी के क्वेश्चन होंगे 20, मतलब क्वेश्चन होगा जस्ट उसके नीचे उसका आंसर होगा। जीएस का क्वेश्चन होगा जस्ट उसके नीचे उसका आंसर होगा, और रीजनिंग का जस्ट उसके नीचे उसका सॉल्यूशन, मैथ का जस्ट उसके नीचे उसका सॉल्यूशन। 80 क्वेश्चन होंगे जैसे आपके एग्जाम में, मतलब रियल पेपर है ये। और मेरा मानना है अगर आप इन रियल पेपर का एनालिसिस कर लेते हैं खुद से, क्योंकि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही है। तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, पास करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साथियों बहुत जरूरी होते हैं। तो मैं कहूंगा साथियों ये दोनों पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ कितने 45 रुपीज में दी जा रही है, यानी कि 45 रुपए में साथियों आपको ये पीडीएफ दी जा रही है। मेरा मानना है साथियों इनको करके आपका मैथ और रीजनिंग का तो हर एक कॉन्सेप्ट साथियों क्लियर हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है एसएससी जीडी 2025 पीडीएफ करके, उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करके इस पीडीएफ को साथियों आप प्राप्त कर लेंगे। ठीक है ना, तो साथियों ये पीडीएफ अपने एग्जाम के लिए, अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए जरूर लीजिएगा। उसके अलावा एसएससी जीडी का प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर सारी जितनी भी क्लासेस हैं उनको साथियों वॉच कर लीजिएगा। और जो टेलीग्राम ग्रुप है और व्हाट्सएप चैनल है उसको भी साथियों आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।